नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा। आज हम आपको बताएंगे कि सोयाबीन की खेती कैसे की जाती है, उसके लिए किस तरह की जलवायु उपयुक्त है, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, मिश्रित फसलों में भी अगर हम सोयाबीन को बोना चाहते हैं तो कौन कौन सी फसलों के साथ हम इसे बो सकते हैं, अगर हम लगातार सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो हमें किस तरह का फसल चक्र रखना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बीजों की बुआई जिसमें हम बताएंगे आपको बीजोपचार कैसे किया जाए, बीजों का टीकाकरण कैसे किया जाए और बुआई का समय, तरीका तथा कितना बीज कितनी जगह में डाला जाए। खाद एवं उर्वरक के बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। सिंचाई का प्रबंध कैसे किया जाए, कटाई एवं मढ़ाई कैसे करनी है और अंत में हम आपको बताएंगे कि इसकी उत्पादक क्षमता कितनी होती है। इसके बहुत से उपयोग भी होते हैं, तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। इसे तेल वाली फसलों में भी गिना जाता है, जिसे हम तिलहन की फसलें कहते हैं। इसके कुछ अन्य नाम हैं गोल्डन, वांडर, मैरिकिल और इसका वनस्पतिक नाम, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सोयाबीन की तो इसका किताबों में आपको नाम मिलेगा ग्लाइसिन मैक्स। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है ये। पहले नंबर पे मूंगफली बोई जाती है तिलहन फसलों में सबसे। दूसरे नंबर पे आप सोयाबीन को बोया जाता है। क्षेत्रफल इसका 10.3 मिलियन हेक्टेयर में इसकी बुआई की जाती है और मानसून के बाद ही इसकी बुआई की जाती है। सोयाबीन गर्म एवं नम जलवायु का फसल है। इसकी सभी प्रजातियों की बेहतर परिणाम के लिए इसका जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में सबसे उपयुक्त माना जाता है। वैसे तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान में बीज अंकुरित हो जाते हैं, पर फिर भी सबसे अच्छा तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, पछेती फसल हो जाती है, तो पछेती फसल के लिए तापमान जो कम होता है ना, इससे भी कम होगा तो उससे अच्छी फसल पैदा होगी। लेकिन अगर आप लेट इसके पौधे दीप्तकाल के प्रति संवेदनशील होते हैं और 14 घंटे का अगर दीप्तकाल का समय रहता है ना, तो फिर सोयाबीन की जो प्रजातियां हैं इसमें जल्दी से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए दोमट और चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो। सोयाबीन बोने से पहले मिट्टी की जाँच जरूर करानी चाहिए। अगर मिट्टी अम्लीय है तो इसमें आपको चूना मिलाना चाहिए और चूना मिला करके चूने मिलाने के बाद दोबारा मिट्टी चेक करें तो पीएच जो मान होता है मिट्टी का वो 7 से ऊपर ही होना चाहिए। उससे फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। और साथ ही पानी का भी ध्यान रखें। पानी जो है खेत में ज़्यादा देर तक अगर खड़ा रहेगा तो वह खेत के लिए बहुत ही इस फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। अगर आप इसके साथ कुछ और फसलें बोना चाहते हो तो मक्का, मडुआ, तिल की खेती सोयाबीन के साथ बहुत ही अच्छी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। मक्का और सोयाबीन के मिश्रण से मक्का की बुआई 100 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रख सकते हो। इसके उपरांत मक्का के 2 पंक्तियों के बीच 3 पंक्तियां सोयाबीन की लगा सकते हो। अगर आपको सोयाबीन की फसल ही बार बार बोनी है, आप हर बार सोयाबीन की फसल बोना चाहते हैं, तो आप सोयाबीन के साथ एक चक्कर बना सकते हैं दूसरी फसलों का। जैसे पहले सोयाबीन बो दी, फिर गेहूं बो सकते हो, या फिर आलू भी लगा सकते हो। आप सोयाबीन और आलू ऐसे बो सकते हो, या फिर सोयाबीन और चना भी अच्छा फ़ायदेमंद होता है। एक बार सोयाबीन बो दी फिर चना बो दिया, या चने की जगह तम्बाकू बो दिए। और कई बार अगर ज़्यादा समय बच जाता है तो 3 फसलें भी ले सकते हो। पहले सोयाबीन बो दी, फिर आलू बो दिए, फिर गेहूं बो दिए और फिर वापस से सोयाबीन बो दी। तो इस तरीके से आप फसल चक्र भी ले सकते हो इसका। खेत की तैयारी बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। खेत में से है ना, पहले जितने भी जो पहले की फसल थी ना, उसका कोई भी भूसा नहीं होगा तो बहुत अच्छी फसल होगी। और खेत में जो पत्थर बच जाते हैं मोटे, अपने डाठ बोलते हैं, तो बिल्कुल 2 बार 3 बार एरो वगैरह चला करके उसका बिल्कुल सॉफ्ट और भुरभुरी सी मिट्टी बना लेनी चाहिए। शुरू में एर्रो से एक गहरी जुताई और बाद में फिर हल से या किसी भी एर्रो से तो हल्की हल्की 2 बार और उसको चला देना चाहिए, जिससे बुआई के समय मिट्टी में एक नमी भी होनी चाहिए, नॉर्मल सी या आदर्श नमी बोलते हैं ना, तो नमी होगी तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
फिर आपको क्या करना है भाई, बीजों का ध्यान रखना है। बुआई से पहले एक बार बीजों का थोड़ा सा उपचार कर लेना है। जैसे फफूंद वगैरह लगी होती है कई बार, तो फसलों को बचाने के लिए आपको क्या करना है, थीरम नामक एक रसायन आता है जो 4.5 ग्राम 1 किलो की दर के हिसाब से उसको मिला लेना चाहिए, जिससे फफूंदी वगैरह के रोग जो हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। गांठ वाली फसलें हैं ना, इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन का एक स्थिरीकरण करने के लिए सोयाबीन के बीज का स्ट्रेन, मतलब इसका एक तरह का टीकाकरण होता है, एक स्ट्रेन होता है इसका, जिसे राइजोबियम जैपनिकम कहा जाता है। और इसका कलेक्टर सबसे बढ़िया रहता है। और इसको करना कैसे होता है भाई, आधा किलो जो ये है ना राइजोबियम जैपोनिकम, आधा किलो 70 किलो बीज के अंदर मिला देना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, आपकी जो फसल है ना वो बहुत अच्छी होगी और एक तरीके से बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगी। जब बीज को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा भिगो के उसमें जब नमी आ जाती है ना, तब इसको ठंडा जो जगह हो, कहने का मतलब छाया के अंदर इसको मिला लेना चाहिए। और मिलाने के बाद इसको मतलब एक बढ़िया या ताज़ा राइजोबियम कलेक्टर का ही उपयोग करना चाहिए। और जहाँ पे कभी भी मान लो पहले आपने सोयाबीन बोई ही नहीं हो और वहाँ पे आप सोयाबीन बोना चाहते हो, तो फिर ये जो टीकाकरण की मात्रा है ना जो आधा किलो की, इसको 5 से 10 गुना बढ़ा दो। कहने का मतलब 2.5 से 5 किलो तक आप मिला सकते हो 70 किलो में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका बीज का टीकाकरण कर सकते हो। यह फसल बोने का जो समय होता है वो जून और जुलाई का होता है। तो जून के तो आखिरी में, आखिरी का जब हफ्ता बचा हो तब, और जुलाई के शुरू में या पूरी जुलाई में आप कभी भी बो सकते हो, ठीक है। वैसे सबसे बढ़िया दिन होते हैं जुलाई के पहले 15 दिन। ये मौसम इसके लिए सबसे बढ़िया होता है सोयाबीन की फसल को बोने के लिए। लेकिन आपको एक ध्यान रखना पड़ता है इसमें है ना, समय में अगर थोड़ी आगे पीछे हो जाती है ना, तो एक मोजेक नाम का वो विषाणु होता है जो इस फसल को बहुत नुकसान करता है। और साथ ही ये फसल है ना जो दीप्तकाल के प्रति संवेदनशील होती है, मैंने आपको बताया था। तो दीप्तकाल का मतलब ये हो गया भाई, ये जब रात लंबी और दिन छोटे हो ना, तो वो टाइम सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। इसको जितनी ज़्यादा समय मतलब अंधेरा मिलेगा ना इस फसल को, उतनी ही अच्छी होगी ये। बुआई का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि भाई जो लाइनें बनाते हैं ना, खुड बनाते हैं, तो वो 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे होने चाहिए। और जो बीजों के बीच की दूरी है या पौधे के बीच की दूरी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर नमी अच्छी हो ना, तो अच्छी नमी में 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। इससे ज़्यादा गहरा पौधा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई होगी ना तो अंकुरित होने में बहुत समय लग जाएगा। और बारिश की वजह से अगर पपड़ी वगैरह जम गई तो भी फसल ख़राब होने की संभावना हो जाती है। बीज की जो दर है ना, डालना कितना चाहिए, अगर मान लो सही टाइम पे आप बुआई कर रहे हो तो 70 से 80 किलोग्राम 1 हेक्टर में आप डाल सकते हो। लेकिन अगर पछेती फसल हो गई, लेट हो गए हो, तो 100 से 120 किलोग्राम बीज आप डाल सकते हो। खाद बीज का ऐसा है, आप अगर मिट्टी की जांच करा लो तो सबसे अच्छा होता है। उसमें आपको बिल्कुल उपयुक्त पता चल जाता है भाई हमारी मिट्टी में क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से आप नहीं करा पा रहे, तो फिर आप 15 से 20 टन गोबर की खाद डाल सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं तो फिर आप और केमिकल का या रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में देखो नाइट्रोजन है ना, अगर भाई अपन ने इसका टीकाकरण किया, मैंने आपको बताया था, तो नाइट्रोजन की पूर्ति ये अपने आप ही कर लेगी। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो आप नाइट्रोजन डाल सकते हो। लेकिन फिर भी शुरुआत में 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर में आपको डाल देनी चाहिए, जिससे शुरुआत में इसको नाइट्रोजन अच्छी मिल जाए अगर ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है तो। फिर अगर आपने चेक नहीं कराया है अपनी ज़मीन का सारा मतलब आपकी ज़मीन की जो रिपोर्ट है वो चेक नहीं कराई है कि भाई किस चीज़ की कमी है किसकी, तो आप फिर एक काम कर सकते हैं, आप 1 हेक्टर में 70 से 80 किलोग्राम तो फास्फोरस डाल सकते हैं। और पोटासियम की भी इसको ज़रूरत होती है। फास्फोरस और पोटासियम इस फसल को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। और 50 से 60 किलो 1 हेक्टर में पोटासियम भी डाल देना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर ख़राब भी हो सकती है। इतनी क्वांटिटी आपके लिए बेस्ट रहती है। सोयाबीन की फसल है, इसको
खरीफ की फसल होती है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो बहुत सूखा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जब फलियों में बीज आता है ना, उस टाइम पे आप एक पानी दे सकते हो। लेकिन अगर किसी वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे बारिश होगी या भाई और कोई कारण हुआ, तो पानी को निकालने का उचित प्रबंधन होना चाहिए, तभी फसल अच्छी होगी। अगर पानी खड़ा रहा तो फसल खराब हो जाएगी। फसल जो है ये लगभग 3 से 4.5 महीने में तैयार हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। और इसको काटते वक्त नमी जो है बीज में होनी चाहिए थोड़ी सी, 15% के आसपास नमी बोलते हैं वैज्ञानिक। लेकिन अगर नमी कम होगी तो दिक्कत होगी, फसल की अंकुरण क्षमता है जो निकालते वक्त कम हो सकती है। और इसको निकालने के लिए जो गेहूं का थ्रेशर होता है वही यूज़ किया जाता है। उसमें अंदर फाड़े वगैरह थोड़े बदल दिए जाते हैं, जो मतलब उसके अंदर थोड़ी बदलाव किया जाता है मशीन के अंदर। और जब निकालेंगे तो उसकी नमी है जो 13 से 14% तक होनी चाहिए, सबसे अच्छी नमी होती है। वैसे इसकी और भी काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, कहीं रोंद के निकाली जाती है, कहीं पीट कर निकाली जाती है। आपके एरिया में जिस तरीके से सुलभ हो सके आप उस तरीके से इसको निकाल सकते हो। अगर हमने बताया आप इस तरीके से फसल को बोते हैं और सारे काम इसी तरीके से करते हैं, तो 1 हेक्टर में 30 से 35 क्विंटल तक आपका उत्पादन क्षमता हो सकती है। अगर मान लो फसल में कोई किसी तरह की बीमारी नहीं आती है, ठीक है, वैसे तो हमने सब बीमारियों का और हर चीज़ का आपको इलाज बताया अच्छे तरीके से। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है या प्राकृतिक आपदा होती है तो एक अलग बात है। अगर सही अच्छे से फसल हो जाती है तो 30 से 35 क्विंटल तक फसल आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा या आपको कोई कमी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।